पुरानी हवेली में आने के बाद सिद्धार्थ को इस तरह की घुटन को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन बूढ़े बाबा सिद्धार्थ की तरह यंग और हेल्दी नहीं थे। जोर से अपना गला दबाए हुए सांस लेने के लिए तड़पने लगे और थोड़ी ही देर में उन्होंने खून की उल्टी करना शुरू कर दिया। वे पसीने से लथपथ हो रहे थे और सिद्धार्थ बेबस होकर सब कुछ देख रहा था। वो खुद भी बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उनके पीछे जो दरवाजा था उसमें कुछ हलचल हुई और एक अजीब आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। अंदर ताजी हवा का झोंका आया और कमरे का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ गया। लेकिन ये क्या, वो दरवाजा अपने आप नहीं खुला था, उसे खोलने वाला प्रीतम था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मक्कारी से भरी हुई मुस्कुराहट दिख रही थी। आखिर ऐसे हालत में कोई कैसे मुस्कुरा सकता था? तो जिस दरवाजे को उन बुरी ताकतों ने बंद कर दिया था, उसे प्रीतम ने ऐसे आसानी से धक्का देकर कैसे खोल दिया था? इस सब के बारे में सोचने का वक्त किसके पास था? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को सहारा देकर उठाया और अपने टूल बैग में रखे पानी की बोतल से उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। लेकिन इससे पहले कि वे लोग अपने कदम आगे बढ़ा पाते, वहां न जाने कहां से उंगली के साइज के रेंगने वाले अजीब और खतरनाक कीड़े निकलने लगे। बाबा ध्यान से, हमें इनसे बचकर आगे बढ़ना है। आप अपना ध्यान नीचे और आसपास सभी तरफ रखिएगा। हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि खून से लिखी उस पहेली को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ के मन में ये बात आ गई थी कि उस पहेली का इशारा किसी तस्वीर की तरफ था, लेकिन वो अपने डैडी को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसीलिए हर एक कमरे की सस्पेक्टेड पिक्चर्स के पीछे देखना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ उस कमरे से पहले ही कई बार गुजर चुका था। इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उन तस्वीरों से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर थी जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। सिद्धार्थ ने पहले उस हॉल में लगी उस सबसे बड़ी तस्वीर के पीछे उस सुरंग को खोजने की कोशिश की। इसके लिए तस्वीर के नीचे बने बॉक्स पर चढ़कर सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को निकालने और उसके ऊपर ढके कपड़े को हटाने का सोचा। सिद्धार्थ इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वहां कुछ भी हो सकता था, इसीलिए वो हर एक परेशानी से निपटने के लिए अपना मन बना चुका था। सिद्धार्थ के उस तस्वीर को छूने से पहले ही उसके पैरों के नीचे जो बॉक्स था वो अचानक कांपने लगा। उसके कांपने की वजह से सिद्धार्थ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। कमरे की दीवारों पर जो खूनी पंजे बन रहे थे, अब वे उस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। सिद्धार्थ ने अपनी हिम्मत को और मजबूत किया और हाथ बढ़ाकर उस तस्वीर को नीचे उतार लिया। कपड़ा हटाकर देखने के बाद पता चला कि वो तस्वीर किसी बूढ़े जमींदार की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर में अभी भी जान बाकी थी। उस तस्वीर में मौजूद बूढ़े आदमी की बड़ी बड़ी भूरे आंखें थी, लंबा चेहरा, मोटी भुएं और लंबी कदकाठी की बड़ी बड़ी मूछें थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सचमुच कोई रुआबदार शख्स रहा होगा। अपने हाथों में तलवार लिए वो यूं लग रहा था जैसे अभी किसी का सिर धड़ से अलग कर देगा। उस तस्वीर की आंखों में गौर से देखने के बाद तो एक पल के लिए सिद्धार्थ की भी उस तस्वीर को छूने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। उसके तस्वीर को नीचे उतारने के बाद उस तस्वीर में से किसी आदमी के गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। उसकी थोड़ी ही देर बाद कमरे में ऐसा लगने लगा जैसे वो लोग आपस में तलवारें टकराने लगे और वहां कोई जंग का मैदान बन गया हो। लेकिन जैसा कुछ सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस तस्वीर के पीछे सुरंग जैसा तो कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में प्रीतम मौजूद जरूर था, लेकिन वो बस घूरकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ को देख रहा था। उन दोनों ने उसकी तरफ कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। प्रीतम अब इस बात को समझ चुका था कि सिद्धार्थ उसके बारे में बहुत कुछ समझ चुका था। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, शायद इस कमरे के बाद आगे कोई परेशानी हमारा रास्ता न रोके, बूढ़े बाबा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। बाबा, अगर आप रुकना चाहो तो आप यहीं रुक सकते हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आगे का रास्ता अकेले ही तय कर लूंगा। मैं समझ चुका हूँ मुझे किस तस्वीर की तलाश है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ बाबू, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही तो आए हैं, हम आपके साथ चलेंगे, प्रीतम ने कहा। प्रीतम अब तक वहाँ खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन जब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से वहीं रुकने के लिए कहा तो वो अचानक बोल पड़ा। इसका मतलब क्या हो सकता था?
क्या प्रीतम नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ आगे बढ़कर अपने डैडी को ढूंढने की कोशिश करे? क्या वो उनके लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहता था? उस हॉल से आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ जानता था कि हो न हो जिस सुरंग का जिक्र उसकी मम्मी ने उससे किया था वो उसी औरत की तस्वीर के पीछे हो सकती थी जिसका साया गौरी पर हावी हुआ था। वो तस्वीर बस अगले कमरे में ही थी, लेकिन सिद्धार्थ ये भी जानता था कि गौरी को सताने वाली वो आत्मा बहुत खतरनाक थी। कुछ तरीकों और टोटकों को अपनाकर उन्होंने उस आत्मा को जैसे तैसे गौरी के शरीर से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उस वक्त जो भी हुआ था उससे वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाई थी। जब पूरा गांव ही भूतों से भरा हुआ था तो फिर उस भूतनी से डरकर क्या होने वाला था? सिद्धार्थ उस शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई खूबसूरत औरत की तस्वीर निकालने के लिए दीवार के किनारे लगे बॉक्स पर खड़ा हो गया। बूढ़े बाबा और प्रीतम वहीं खड़े होकर इस चीज को देख रहे थे। सिद्धार्थ के उस बॉक्स पर खड़े होते ही कानों को फाड़ देने वाली एक औरत की चीख पुकार वहां गूंजने लगी। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तस्वीर को हाथ लगाने चले आए, उस तस्वीर वाली भूतनी ने सिद्धार्थ से कहा। इस आवाज के सुनाई देते ही सिद्धार्थ लड़खड़ाकर जमीन पर नीचे गिर गया। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ही घबराहट के मारे पसीना पसीना होने लगे, लेकिन प्रीतम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस तस्वीर के अंदर मौजूद औरत जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जान आ गई हो। अब तक जो एक खूबसूरत तस्वीर थी उसके अंदर मौजूद वो भूतनी बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था और जो लाल जोड़ा उसने पहन रखा था वो आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। जहां एक तरफ सिद्धार्थ इस खौफनाक माहौल में उस तस्वीर के पीछे रास्ता तलाशने के लिए भूतनी से उलझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सर्किट हाउस का माहौल भी खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस आत्मा को छोड़ दिया था जो पहले गौरी पर हावी हुई थी। तो शायद उसी आत्मा ने अब गौरी पर दोबारा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ गौरी को सर्किट हाउस में मम्मी की देखरेख के लिए छोड़कर आया था, लेकिन किसे पता था कि गौरी पर फिर से वो रूह हावी हो जाएगी। एक ही वक्त में वो आत्मा दोनों तरफ अपना कहर बरपा रही थी। गौरी के पास मौजूद वो अंगूठी उसे हवेली की आत्माओं से जुड़े हुई थी। जब सिद्धार्थ नीचे गिर गया था तो प्रीतम के मन में न जाने क्या आया, वो अगले कमरे में चला गया। बूढ़े बाबा को भी प्रीतम की हरकतों पर पहले से शक था, वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। उन्हें ठीक से कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रीतम दूसरे कमरे में जाकर हंस रहा था और न जाने किससे बात कर रहा था। उस कमरे में किसी की मौजूदगी बूढ़े बाबा को दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था, प्रीतम शैतान से मिला हुआ था। प्रीतम ने जब मुड़कर देखा तो उसे बूढ़े बाबा कमरे में ताका झांकी करते हुए नजर आए। सर्किट हाउस में गौरी अभी सिद्धार्थ की मम्मी के साथ थी। अचानक से न जाने गौरी को क्या हुआ था कि सिद्धार्थ की मम्मी जो पलंग पर सोई हुई थी वो उन्हें घूर घूर कर देखने लगी थी। इस वक्त मिसेस भारद्वाज की आंखें बंद थी और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। गौरी के साथ जो भी परेशानी थी उस पर मिस्टर बजाज हमेशा नजर गड़ाए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद गौरी के कमरे में अचानक बल्ब बंद चालू होने लगे। गौरी के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। वो किचन में गई और वहां से एक बड़ा सा चाकू उसने अपने हाथों में रख लिया। दयाल जो कि उस वक्त किचन में ही था, वो तो ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया। वैसे भी वो एक नौकर था जो कि बहुत कम बोला करता था, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे होती कि वो गौरी को चाकू उठाने से रोक पाता। अचानक न जाने कहां से काली बिल्ली मिस्टर बजाज के कमरे के बाहर आकर रोने लगी और जब उस बिल्ली को भगाने के लिए वो बाहर निकले तो उन्होंने गुस्से में गौरी को काफी तेज रफ्तार से अपने कमरे में जाते हुए देखा। मिस्टर बजाज जानते थे कि गौरी पर जब से वो आत्मा हावी हुई थी तब से वो कितनी खतरनाक हो गई थी। सिद्धार्थ की मम्मी इस वक्त गौरी के कमरे में थी, इसीलिए मिस्टर बजाज का परेशान होना लाजमी था। गौरी, गौरी रुको, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो और तुमने अपने हाथ में ये चाकू क्यों ले रखा है? इससे पहले कि मिस्टर बजाज ये सब कुछ कह पाते, गौरी ऑलरेडी कमरे में जा चुकी थी।
जब रोकने से भी गौरी नहीं रुकी तो मिस्टर बजाज को वहां जो हो रहा था उन्हें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो भी तुरंत भागकर किचन में गए और सरसों के दाने अपने साथ ले आए। गौरी बस उस वक्त सिद्धार्थ की मम्मी के सीने में वो खंजर उतारने ही वाली थी कि मिस्टर बजाज ने गौरी पर वो सरसों के दाने लाकर छिड़क दिए। एक झटके के साथ गौरी उसी पलंग पर गिर गई और मिस्टर भारद्वाज अपनी नींद से जाग गई। गौरी को उस हालत में देखकर हवेली में उन्होंने जिन भूतनियों को देखा था उनकी याद उनके जहन में ताजा हो गई। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। जहां एक तरफ ये हुआ था वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि सिद्धार्थ उस तस्वीर को वहां से हटा पाता, उसने देखा कि प्रीतम एक तलवार लेकर बूढ़े बाबा को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा था। बूढ़े बाबा खुद को बचाने के लिए सिद्धार्थ की तरफ भाग रहे थे। वो सचमुच बहुत खौफनाक मंजर था। सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी देर नहीं की। वहीं की दीवार पर लगी हुई एक ढाल को उसने उठाया और प्रीतम के हमले को रोक दिया। ढाल से टकराते ही प्रीतम की तलवार नीचे गिर गई। दूसरी बार भी गिरी हुई तलवार को उठाकर उसने सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे पकड़ पाता प्रीतम वहां से भागने में कामयाब हो गया था। बाबा इस वक्त पसीने से तरबतर होकर बहुत जोर जोर से हाँफने लगे थे। बाबा बाबा आप ठीक तो हैं? ये प्रीतम को अचानक से क्या हो गया था? वो हम पर इस तरह से जानलेवा हमला क्यों करने लगा था? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा। मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, दरअसल मैंने उसे किसी बुरी आत्मा से हंस हंस कर बातें करते हुए देख लिया था और उसका ये राज मैं तुम पर जाहिर न कर दूं, इसीलिए वो मेरी जान लेना चाहता था। सिद्धार्थ ने अपनी और बाबा दोनों की जान बचा ली थी। वे दोनों ही अभी ठीक थे, लेकिन तस्वीर के पीछे सुरंग थी या नहीं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था, क्योंकि ये तस्वीर अभी भी दीवार पर टंगी हुई थी। तो क्या सिद्धार्थ प्रीतम के वहां से चले जाने के बाद आसानी से उस तस्वीर को नीचे उतार पाएगा? क्या सचमुच उस तस्वीर के पीछे कोई सुरंग मौजूद है? गौरी ने अचानक सिद्धार्थ की मम्मी पर हमला क्यों किया? क्या सिद्धार्थ अपने डैडी तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।